सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बालकों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का योगदान। यानी कि जब एक बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे परिवार में, तो किस तरीके से जो उसका चरित्र का निर्माण यानी कि उसका जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों को ये पता ही है कि जो परिवार होता है बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है और जिसकी माँ होती है वो सबसे पहले उसकी टीचर होती है। ये चीज आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ भी वही चीज है कि परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज लिखी गई है। तथा माता को उसकी प्रथम शिक्षिका। बालक अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन के साथ परिवार में रहता है। इन सभी का बालक के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि दोस्तों, बच्चा जब तक 6 साल का नहीं होता है तब तक वह विद्यालय जाना नहीं शुरू करता है और वह अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में ही रहता है और उन्हीं के साथ वो खेलता दिन भर रहता है। तो जो आदतें वो करते हैं वही आदतें वो भी सीखता है। जैसे कि अब एक छोटी सी बच्ची है कोई, वो अपनी मम्मी को साड़ी पहनते हुए देख रही है, ठीक है, तो उसके मन में भी आएगा कि मैं भी इस तरीके से साड़ी पहनूं। तो वो क्या करेगी, वो घर में कोई दुपट्टा देखेगी है तो वो दुपट्टे को साड़ी की तरह पहनना शुरू कर देगी। अगर वो देख रही है कि उसकी मम्मी कुछ मेकअप कर रही है, सिंदूर लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है, तो वो बच्ची भी उस तरीके की चीजें करेगी। तो सेम ये चीज है कि जो जिस तरीके से बड़े हरकत करेंगे वही चीज छोटा बच्चा भी सीखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, एक तरीके से आपका नकल करेंगे, आपको देख करके ही सीखेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार से जो बालक का परिवार होता है उससे बच्चे अपने माता पिता से या फिर अपने दादी बाबा से सब चीजें बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो परिवार के सदस्य होते हैं सबसे अधिक बच्चों के संस्कारों में इन्हीं का योगदान होता है, परिवार के सदस्यों का। चाहे बच्चे के माँ बाप हो, चाहे दादी बाबा हो, चाहे बच्चे की बुआ हो, चाचा हो, ये सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के कैरेक्टर डेवलपमेंट में। अब देखिए इसके बाद परिवार के सदस्यों का आचरण। बालकों में चरित्र निर्माण की दृष्टि से माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का आचरण उचित मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। परिवार के सदस्यों की कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। यानी कि वो जो बोले वो करें, ये बच्चे अपने परिवार से ही सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली हवाबाजी में चीजें बोलते हैं और करते नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर अपने बच्चों को आपको कोई अच्छा सिखाना है और बच्चों में संस्कार सिखाना है तो ये आदत होनी चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो हम करें भी। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। जो हम कहें वो हम करें। तो ये सारी चीजें बच्चे भी देख करके हमसे सीखेंगे कि अगर हम कोई चीज कह रहे हैं तो हम उसको कर भी रहे हैं। फिर है टेलीविजन रेडियो के कार्यक्रमों पर परिचर्चा। तो वर्तमान समय में विज्ञान एवं तकनीकी उन्नति के कारण ज्ञान के संप्रेषण के अनेक साधन उपलब्ध हो गए हैं। इन साधनों से विभिन्न प्रकार की जानकारी, सूचना, ज्ञान प्राप्त होता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आज के टाइम पर मोबाइल है, टेलीविजन तो है ही, रेडियो तो है ही, लेकिन मोबाइल भी है। और मोबाइल से क्या हो रहा है, मोबाइल से बच्चे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें भी सीख रहे हैं, बहुत खराब चीजें भी सीख रहे हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम बच्चों को क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को सूचनाएं बहुत मिल रही हैं, ज्ञान बहुत मिल रहा है, लेकिन उस ज्ञान का किस प्रकार से उपयोग करना है, कहाँ कैसे प्रयोग करना है, ये तो माता पिता और घर के गार्जियन ही सिखा सकते हैं, ये मोबाइल नहीं सिखा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं हम पुरस्कार एवं दंड पर। तो बच्चों बालकों में चारित्रिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक है कि उनके उचित एवं अनुचित कार्यों के लिए पुरस्कार एवं दंड की नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अभी पहले तो स्कूलों में बच्चों को थोड़ा बहुत डांट देते थे या फिर बच्चों को स्टिक से मार भी देते थे, लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं रह गई हैं। अब हम बच्चों को ना तो बहुत कठोर तरीके से डांट सकते हैं और ना ही उनको मार सकते हैं। डंडे का यूज ही नहीं करना है क्लास में। तो यहाँ पर अभी की जो सिचुएशन है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा अलग है। इस वजह से स्कूल में भी जो टीचर्स हैं वो बहुत अधिक, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वह बहुत ज्यादा बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डांटने से क्या होता है, कुछ बच्चे उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ बच्चे उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से जो पुरस्कार और दंड है ये चीज तो होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल से क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आ रहे हैं तो उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन दंड की भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर दंड की कुछ भी व्यवस्था नहीं होगी तो फिर क्या होगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसे कि
हमारे समाज में अगर कोई चोरी करता है, कोई किसी के ऊपर हिंसा करता है, कोई मारपीट करता है, तो उसके लिए क्या है? पुलिस है, फिर उसके बाद संविधान है, कानून है, और उसके हिसाब से इंसान जो भी गलती करता है उस हिसाब से वो जेल जाता है, उसको उसका दंड मिलता है। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कर रहा है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो वही चीज तो यहाँ पर भी लागू हो रही है। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर खराब कर रहा है तो उसको दंड भी मिलना चाहिए, लेकिन दंड बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। बस इस बात का हमको ध्यान रखना है। फिर है विद्यालय का सहयोग। बिल्कुल, बच्चे के चरित्र के निर्माण में विद्यालय का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और उससे अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है कि बच्चा किस प्रकार के अपने फ्रेंड्स बना रहा है। जो फ्रेंड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे के जीवन में। तो चारित्रिक विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में परिवार का पूर्ण सहयोग होना चाहिए। इसके लिए परिवार के सदस्यों को विद्यालय में सिखाए जाने वाले विभिन्न गुणों मूल्यों को मान्यता प्रदान करनी चाहिए। जैसे विद्यालय में बच्चा गया, वहां पर उस बच्चे को सिंगिंग भी सिखाया जा रहा है, डांस भी सिखाया जा रहा है, बच्चे को साइंस और मैथ्स की भी नॉलेज दी जा रही है। तो इस तरीके से सारे विषयों में कोशिश की जाती है कि बच्चा हर एक करिकुलम में, बच्चा अगर भाषण प्रतियोगिता हो रही है या कोई निबंध प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके से जो भी स्कूल में एक्टिविटीज कराई जाती है, जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों का सहयोग करना चाहिए कि ये तुम्हारे ही विकास के लिए हो रहा है, तुम्हारे ही डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। तो जब माता पिता और परिवार के सदस्य भी इनकरेज करेंगे तो इससे बच्चों का क्या होगा, जो चरित्र है वो और अच्छा बनेगा, क्योंकि उनके अंदर और सारे गुण होंगे। तो इस तरीके से जो विद्यालय का सहयोग है बच्चों के चरित्र निर्माण में बहुत आवश्यक होता है। और नैतिकता की शिक्षा स्कूल में भी दी जाती है। अब देखिए इसके बाद अब नैतिकता का क्या अर्थ है और परिभाषा है। तो देखिए, नैतिकता शब्द नीति में एक तथा ता प्रत्यय लगाने से बनता है। नीति शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा की नी धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है नीति के अनुरूप व्यवहार। जिन कार्यों एवं व्यवहारों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है उन्हें हम अनैतिक कार्य कहते हैं, तथा उचित अनुचित का निर्धारण करने वाली भावना को नैतिकता कहते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति एवं समाज के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। यानी कि यहाँ पर नीति के अनुरूप व्यवहार, यानी कि जिन व्यवहारों को समाज एक्सेप्ट करता है, जिन कार्यों को, वो नैतिक है, और जिनको नहीं एक्सेप्ट करता है वो अनैतिक है। जैसे कि अभी क्या है, समाज में लूट घसूट करना, या फिर कहीं पे किसी के ऊपर हिंसा कर देना, किसी के ऊपर हमला कर देना, किसी से मारपीट कर लेना, तो ये सब क्या है, ये सब समाज तो नहीं एक्सेप्ट करता है, तो ये सब अनैतिक कार्यों के अंतर्गत आएंगे। और जो नैतिक कार्यों में है वो यही है कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए, अच्छे से करिए, अगर जो हो सके तो अपने आसपास के लोगों का अगर आप सहयोग करने के लायक हो तो आप सहयोग भी करिए। ये सारी चीजें आती हैं नैतिकता के अंतर्गत। हरलॉक के अनुसार समूह के नैतिक नियम के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड ने नैतिकता को इस प्रकार परिभाषित किया: नैतिकता अपराध बोध और शर्म से बचने से उत्पन्न होता है, और इसका विकास सुपर ईगो परा अहम का उत्पाद है। परा अहम को नैतिक कमांडर कहते हैं। नैतिकता का विकास बालक में इसी द्वारा होता है। अब देखिए, नैतिक शिक्षा की किस प्रकार से हमारे समाज को आवश्यकता है। तो व्यक्तित्व का संतुलन विकास, जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो नैतिक शिक्षा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिकता के कारण हम अनेक बुरे कार्यों को करने से रुक जाते हैं और अपने व्यक्तित्व का और अच्छा और बेहतर निर्माण कर सकते हैं। फिर है अनुशासित जीवन के लिए। नैतिक शिक्षा के अभाव में व्यक्ति के अंदर अशिष्ट व्यवहार, उत्श्रृंखलता जैसी कुरीतियां पनपती हैं। फिर है चारित्रिक विकास। नैतिक शिक्षा के माध्यम से बालक में चारित्रिक विकास के साथ साथ सत्य, अहिंसा, ईमानदारी एवं कर्तव्य परायणता जैसे महान गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा का ज्ञान होता है तो उसे ये पता है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, और अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कर्तव्य परायणता का मतलब होता है दोस्तों कि अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार होना चाहिए। ये सारे गुण स्वतः ही हमारे अंदर आ जाते हैं नैतिकता के कारण, और ये भी हमारे चरित्र के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर है 4 पॉइंट, सामाजिक रीतियों का विकास। नैतिक शिक्षा से बालक में सामाजिक रीतियों का विकास होता है। सामाजिक रीतियों का विकास जैसे एक दूसरे के का सहयोग करना चाहिए जरूरत पड़ने पर,
कोई भी किसी को कभी भी ज़रूरत हो तो अगर आपके पास समय है तो उसकी मदद ज़रूर करें। इस तरीके की चीज़ें हैं। अगर आपको ईश्वर ने दिया है, उस काबिल बनाया है, तो अगर कोई आपके सामने आया है आपके द्वार पर तो आप खाली हाथ ना जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुरीतियों का उन्मूलन भी इससे होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर नैतिकता होगी तो बहुत सारी जो समाज की कुरीतियाँ हैं वो अपने आप खत्म हो जाएँगी। तनावहीन जीवन होगा जब सभी लोग सत्य बोलेंगे, कोई हिंसा नहीं करेगा, सभी ईमानदार रहेंगे, सभी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो तनाव होगा ही नहीं किसी के जीवन में। राष्ट्र के प्रति श्रद्धा दोस्तों, जब नैतिकता होती है अपने अंदर तो अपने आप देश प्रेम निकल करके बाहर आता है कि हाँ, हम जिस देश में पैदा हुए हैं इस देश के प्रति भी हमारा कुछ फर्ज है, कुछ जिम्मेदारी है। ठीक है? और समाज में नैतिकता, अगर सभी लोग नैतिक रहेंगे, सभी लोग अपने कामों को अच्छे से करेंगे, सभी लोग सच बोलेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो नैतिकता अपने आप समाज में आ जाएगी। ठीक है? अब इसके बाद देखिए समाज अनुकूल विकास या समाजीकरण। तो सामाजिक अनुकूलन विकास का अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कोई भी सामाजिक लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे वह सामाजिक वातावरण में आता है धीरे धीरे वहां के अनुरूप अपना व्यवहार करने लगता है। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। न्यूमेयर के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। अब सामाजिक अनुकूलन समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, जिस प्रक्रिया से बालक समाज संबंधी आदतों, मानदंडों एवं आदर्शों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए कुछ कारण उत्तरदायी होते हैं। पहला है शारीरिक एवं मानसिक विकास। शारीरिक एवं मानसिक विकास भी बालक की सामाजिकता के विकास को प्रभावित करता है। जैसे अस्वस्थ तथा कम विकसित दिमाग वाले बालक की अपेक्षा स्वस्थ तथा विकसित दिमाग वाले बालक का सामाजिक विकास अधिक होगा। कोई अस्वस्थ बालक है, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो फिर लोगों से उतना मिलजुल नहीं पाएगा, उतना लोगों से व्यवहार नहीं बना पाएगा। और कोई स्वस्थ बच्चा है, विकसित बच्चा है, तो उसका दिमाग भी विकसित होगा और वह अपने आसपास दोस्त भी बनाएगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा भी, बातचीत भी करेगा, तो उसका जो सामाजिक विकास है वो ज्यादा होगा। फिर है परिवार। परिवार बालक के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला होती है, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। अतः परिवार के बड़े लोग जिस प्रकार का आचरण एक दूसरे के साथ करते हैं, बालक भी उसी प्रकार का आचरण छोटे व बड़े लोगों के साथ करता है। जिस प्रकार से घर में देखता है कि बच्चा कि जो परिवार के बड़े हैं वो छोटों को प्यार करते हैं और अपने से बड़ों का जो है वो व्यक्ति सम्मान करते हैं। इससे अपने माता पिता को देखता है बच्चा कि वो किस प्रकार से अपने माता पिता के साथ ट्रीट कर रहे हैं, मेरे पिताजी किस प्रकार से अपने माता पिता के साथ ट्रीट कर रहे हैं, मुझे भी उसी प्रकार से ट्रीट करना है अपने माता पिता के साथ। तो ये जो जनरेशन वाला है चीजें कि किस प्रकार मेरे पिताजी अपने दादाजी का करते हैं और मुझे भी अपने पिताजी का करना है, तो ये इस तरीके से जो जनरेशन है वो चलती आ रही हैं। तो जिस प्रकार का व्यवहार बच्चा देखेगा उसी प्रकार का तो वह सीखेगा और वही वह अपने माता पिता के साथ भी करेगा। ठीक है? तो जिस परिवार का पारिवारिक वातावरण स्वस्थ तथा स्नेहपूर्ण होता है वहां बालक का समाजीकरण उचित प्रकार से होता है। जहां पर हमेशा लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, क्लेश होगा एक दूसरे के साथ, वहां पर बच्चे का समाजीकरण होना मुश्किल है, क्योंकि बच्चा इस प्रकार का व्यवहार अगर रोज देखेगा तो वह एक अच्छा नागरिक या अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाएगा। इसके विपरीत स्थिति में बालक का समाजीकरण बाधित होता है। फिर है विद्यालय। विद्यालय भी बालक के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्रीय है तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से चलता रहता है। यदि वातावरण एक तंत्रीय है तो बालक का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विद्यालय का वातावरण हो वह एक प्रकार से किस प्रकार का होना चाहिए कि सभी बच्चे अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाएं, अच्छे से बता पाएं। ठीक है? और जब बच्चा अच्छे से अपनी बातों को, भावनाओं को रख पाएगा तो उसका जो विकास है वो बहुत तेजी से होगा। और अगर विद्यालय का वातावरण एक तंत्रीय है, केवल टीचर ही बता रहे हैं, सब कुछ चीजें कर रहे हैं, ना तो बच्चों के बारे में कोई सुनना चाह रहा, ना तो बच्चों की बात कोई सुनना चाहता है, तो इससे क्या होगा? इससे बालक का सामाजिक विकास कुंठित होगा। इसके बाद आता है आर्थिक स्थिति। तो बालक जिस परिवार का सदस्य है उस परिवार की आर्थिक स्थिति का भी बालक की सामाजिकता पर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी कारणवश उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित है तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है स्कूल में खासकर कि जिन बच्चों के माता पिता थोड़ा अच्छा कमाते हैं उन लोगों के पास बैग अच्छे होते हैं, उन लोगों के पास जो स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी के सामान बहुत अच्छे होते हैं, पेन अच्छे होते हैं, पेंसिल्स
इरेजर, हर चीज बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं होती जिनके परिवार की, वो बहुत ही नॉर्मल चीजें ही यूज कर पाते हैं। तो इससे कई बच्चों में भावना का जो है, हम कह सकते हैं कि उनके अंदर हीन भावना विकसित हो जाती है। और जिन बच्चों के माता पिता के पास पैसे हैं, वो बच्चों को टूर भी भेज देते हैं, जब स्कूल वाले टूर लेकर के जाते हैं, या बहुत सारी चीजें। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, वो लोग नहीं भेज पाते अपने बच्चों को। तो ये सारी चीजें हैं। फिर है संस्कृति। तो संस्कृति के अंतर्गत खान पान, रहन सहन आदि आता है। संस्कृति के कारण ही भिन्न भिन्न समाज के लोग भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। बालक जिस प्रकार की संस्कृति में जन्म लेता है, वैसा ही उसका समाजीकरण होता है। जैसे कि हमारे समाज में आप सभी लोगों को पता है कि बड़ों का हम पैर छूते हैं, बड़ों को नमस्कार करते हैं और छोटों को प्रेम करते हैं। और जिस तरीके का हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, वही हमारा जीवन भर चलता रहता है। क्योंकि इस प्रकार से जो एक बार हमने जो संस्कृति में, जो जिस संस्कृति में हम पल गए, जिस संस्कृति में हमको जो चीजें सिखा दी गई, वो संस्कार हमारे जीवन भर चलते रहते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई। बड़ों का हमेशा सम्मान करना, उनकी बातों को सुनना है, उनको हमेशा अपने से श्रेष्ठ समझना है, ठीक है। और छोटों के साथ हमेशा हमें अच्छा व्यवहार करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों संस्कृति में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको सारे विषयों के इस तरीके से हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको चाहिए जहाँ आप इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है मतलब हमारा 7705 95 45 49, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप आठों के आठों विषयों की जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वीडियोस तो मिलेंगी, साथ ही पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको राजन और पवन सीरीज की। तो अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारी कोशिश यही है कि आपके सारे विषयों की तैयारी हम अच्छे से कराएं। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछते रहिए, आपके डाउट्स को भी हम क्लियर करते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।